मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रोशन। कल उसका फोन आया था मेरे पास और वो पूछ रहा था कि वो हर जगह बार बार आरओसी को समझने का प्रयास करता है, लेकिन वो जितना भी समझने की कोशिश करता है उतना वो फंसता जाता है। किसी वेबसाइट में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, किसी वेबसाइट में कुछ और तरह का नॉलेज दिया जा रहा है, तो वो कंप्लीट कंफ्यूज हो चुका है कि आरओसी वो एक्चुअल में समझे कैसे। तो ये सेम समस्या से यदि आप गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरओसी किसको कहते हैं, आरओसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, आरओसी का क्या फायदा है, हम उसको कितना परसेंटेज होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस में उसका क्या जगह है, वह क्यों जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस आरओसी के बिना क्यों पूरा नहीं हो सकता। इन सारी बातों को जानेंगे। चलिए बिना देर किए हुए मैं चलता हूं, अपने पीपीटी फाइल को शेयर करता हूं आपके साथ। और उस पीपीटी फाइल में मैंने सारा चीज मेंशन किया हुआ है कि दरअसल आरओसी कहते किसको है, आरओसी का फॉर्मूला क्या है। उसके अलावा मैंने उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल देकर भी समझाया हुआ है ताकि आपको समझने में किसी तरह का की दिक्कत ना हो। आरओसी जैसा कि हम देख रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोला जाता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दरअसल ये होता क्या है, व्हाट इज आरओसी। तो आरओसी इज ए फाइनेंशियल मेट्रिक यूज टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहने का अर्थ है कि ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। हम उससे कैलकुलेट करते हैं, आरओसी के द्वारा हमें अंदाजा लगता है, हम जान पाते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है या हम कितना प्रॉफिट नहीं बना रही है। इसमें देखिए दो चीज है, एक तो है प्रॉफिटेबिलिटी यानी कितना प्रॉफिट बना रही है, और दूसरा चीज लिखा हुआ है कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी ने जो पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसमें वो कितना प्रॉफिट बना रही है। आरओसी मेजर्स हाउ वेल ए कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट फ्रॉम इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। कहने कहा जा रहा है इसमें कि आरओसी हमें बताता है, मेजर करता है कि कितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है फ्रॉम इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड विच इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड डेट। इसमें एक वर्ड आया है कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस दोनों वर्ड को पहली बार सुन रहे होंगे, और यदि बहुत सारे लोग सुने भी होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इसी में आगे जो लाइन है उसमें आपका कंफ्यूजन दूर होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी का पोर्शन और डेट का पोर्शन दोनों इंक्लूड किया हुआ रहता है। हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किए थे रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें हमने कहा था कि इक्विटी पोर्शन से, इक्विटी पोर्शन यानी इक्विटी में जितना कैपिटल है, इक्विटी के द्वारा जो मिला है कंपनी को, उसके द्वारा जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस कैपिटल के द्वारा, उसको आरओई कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इक्विटी और डेट दोनों इंक्लूड है। ये दोनों के द्वारा जब कंपनी पैसा जुटाती है, और उस वो पैसा जुटा करके जब कंपनी लगाती है उसको अपने काम में, और वो लगाने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट करती है, उससे जो रिटर्न मिलता है, वो प्रॉफिट मिलता है ना, उसी को आरओसी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ईबीट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें देखिए आरओसी आप समझ गए, एक वर्ड है ईबीट। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बता दिया आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट और आपका जो इक्विटी कैपिटल वो दोनों इंक्लूड है। ईबीट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग यानी जो प्रॉफिट, जो कमाई हुई कंपनी की, बिफोर पहले, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि जो लोन है, कंपनी लोन लेती है, उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट का जो पैसा कटिंग करने के पहले, इंटरेस्ट पे करने के पहले, और जो कंपनी प्रॉफिट करती है उस पर टैक्स देती है सरकार को, तो ये दोनों खर्चा जो है माइनस नहीं करना चाहिए। इस दोनों खर्च को माइनस करने के पहले जो अर्निंग है, तभी आरओसी सही से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को ईबीट कहते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आरओसी निकल जाएगा। ईबीट, EBIT इज द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने कहा इस चीज को कि EBIT में इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने, घटाने के पहले
का जो प्रॉफिट है उसी को ईबीट कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका जो इक्विटी है और डेट पोर्शन है वो दोनों का पैसा इंक्लूड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें इस स्लाइड में मैंने एग्जांपल देकर समझाया है ईबीट को। ईबीट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईबीट क्या होता है, इस चीज को हम इसमें समझेंगे डिटेल में। देखिए ईबीट जो है एग्जांपल है कि सेल्स रेवेन्यू, कोई कंपनी है जिसका सेल्स रेवेन्यू यानी टोटल पैसा, जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रही है उसके द्वारा टोटल पैसा उसको आ रहा है 15 लाख रुपया है, ठीक है। और उसमें कॉस्ट ऑफ गोल्ड गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, ये 8 लाख रुपया है। ये क्या होता है, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए कंपनी बना रही है एक कप बनाती है, उस कप को बनाने में जो भी मटेरियल चाहिए, मटेरियल को खरीदने में जो कॉस्ट लगता है, यानी उस चीज को बनाने में जो एक्सपेंस लगता है, इन्वेंट्री बोलिए आप उसको, उसी को बोलते हैं COGS कॉस्ट। उसमें जो पैसा लगता है ना उसको बोलते हैं COGS, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने में जो एक्सपेंस पड़ेगा उसको COGS बोलेंगे। ये सेल्स रेवेन्यू हो गया, ये COGS हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लीजिए 3 लाख रुपया इस एग्जांपल में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस उस एक्सपेंस को कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस। कोई भी कंपनी को रन करने के लिए कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंस होता है। ये जो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इस दोनों में अंतर है। इस दोनों में अंतर क्या है, ये वाला जो है ना ये खर्चा तब होगा जब कंपनी कुछ प्रोडक्शन करेगी, कुछ काम चल रहा है। मान लीजिए कंपनी 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए किसी वजह से कंपनी में काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बंद भी है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है ना वो उसको देना ही होगा। जैसे रेंट होता है, वो रेंट बंद नहीं कर सकती है, इंप्लॉय का जो सैलरी होता है वो बंद नहीं कर सकती है, तो वो सब वो बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये इसका 3 लाख रुपया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 50,000 रुपीज, जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जहां से डेट ली है, लोन ली है उसमें। इनकम टैक्स एक्सपेंस, अपने प्रॉफिट पर इनकम टैक्स जो पेमेंट करती है वो 70,000 कर रही है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम उस इनकम को बोलते हैं जो इनकम इस प्रोडक्शन के अलावा किसी और माध्यम से कंपनी जनरेट कर रही है, बना रही है वो इनकम। इसका उदाहरण आप समझिए कि यदि वो पैसा कुछ लगा कर रखी है, अलग अलग तरह का वो कंपनी में शेयर खरीद के रखी है, तो उससे उसको कुछ डिविडेंड आ रहा है, या FD इंटरेस्ट आ रहा है, अलग अलग तरीके इस जो ऑपरेशनल है, ये वाला जो कंपनी जो काम का प्रोडक्शन कर रही है, इसके अलावा जो पैसा वो जनरेट करती है उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब आते हैं ईबीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईबीट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स रेवेन्यू माइनस COGS। सेल्स रेवेन्यू क्या है, 15 लाख रुपया। COGS क्या है, 8 लाख रुपया। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे 15 लाख माइनस 8 लाख, यानी कि 7 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये पहला स्टेप है ईबीट को निकालने का। सेकेंड स्टेप है क्या, कि ऑपरेटिंग इनकम निकालना है। उसके बाद हमें ऑपरेटिंग इनकम निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट। ये जितना ग्रॉस प्रॉफिट निकला उसमें माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने लिखा है यहाँ पे 3 लाख रुपया है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकला 7 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख में ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 लाख माइनस करेंगे, 7 लाख माइनस 3 लाख, 4 लाख रुपया हो जाएगा। तब उसके बाद निकलेगा ईबीट। ईबीट हो गया ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम हमने निकाला 4 लाख रुपया, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहां पर दिया हुआ है 20,000। तो इस 4 लाख में 20,000 जोड़ देंगे, 4,20,000। ईबीट मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको ये सारा बात यदि समझ में आ रहा है तो अभी आप पॉज करके लाइक कीजिए, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है ना तो अभी ही आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो के एंड में जाते जाते कई बार क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं कि क्या हम मुझे कंफ्यूजन हुआ था या क्या चाह रहे हैं। तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। दूसरा है इसमें कैपिटल इंप्लॉयड, ये निकालने के लिए बताया गया, ये कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने का है क्या, कि टोटल हमारे पास एसेट्स है 20 लाख रुपया, ठीक है। टोटल एसेट्स 20 लाख रुपया। करंट लाइबिलिटीज ये 3 लाख रुपया है। शेयर होल्डर्स इक्विटी
8 लाख रुपया शेयर होल्डर इक्विटी से आप बिल्कुल अवगत होंगे, क्योंकि ये जो पिछला वाला मेरा वीडियो था ना, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालें, उसमें शेयर होल्डर इक्विटी से ही हम निकालते थे। इसी से हम लोग डिवाइड क्या करते थे पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो ये वही चीज है। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट उस डेट को बोलते हैं ना, 1 साल से ज्यादा समय तक जिस डेट को के लिए, 1 साल से ज्यादा समय के लिए जो डेट होता है उसको लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। तो ये 6 लाख रुपया है। फिक्स्ड एसेट्स 12 लाख रुपया, नेट करेंट एसेट्स 5 लाख रुपया। इस एग्जाम्पल पर हम लोग निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स देखिए कितना है, 20 लाख रुपया। करेंट लाइबिलिटीज कितना है, 3 लाख रुपया। तो 20 लाख माइनस 3 लाख रुपया, 17 लाख रुपया हो गया। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कई सारा तरीका है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से निकालते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना कि आरओसी का जो परसेंटेज है, यदि एक स्क्रीनर में देखेंगे कुछ और दिखेगा, किसी और वेबसाइट में देखेंगे कुछ और दिखेगा, तो 1-2-3% का अंतर रहता है आरओसी में। उसका कारण ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबका अपना अपना तरीका नजरिया है देखने का, कोई भी गलत नहीं है, अपने अपने जगह सब सही है। अल्टीमेटली हम निकालना चाह रहे हैं कि वो रिटर्न कितना जनरेट कर रही है। उसको रिटर्न को निकालने में कुछ लोग कुछ एक्सपेंस को या कुछ इनकम को उसमें इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अपने अपने तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाइए। तो यहाँ पर एक तरीका मैंने बताया है, दूसरा तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड का शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। बहुत सारी वेबसाइट इसको भी फॉलो करती है। शेयर होल्डर्स इक्विटी हो गया 8 लाख रुपया, लॉन्ग टर्म डेट है 6 लाख, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 14 लाख रुपया जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। इस तरह से हम इबिट निकालना जान गए और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना जान गए। चलते हैं अगले स्लाइड्स में। अब हम जानते हैं कि आरओसी कैसे निकालेंगे। आरओसी निकालने का एग्जांपल मैंने दिया, मान लीजिए ईबिट 5 लाख रुपया है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 17 लाख रुपया। आरओसी निकालेंगे, आरओसी का फॉर्मूला है ईबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आरओसी इक्वल टू हो गया 5 लाख रुपया, जो कि ईबिट 5 लाख यहाँ रखा है एग्जाम्पल में, कैपिटल एम्प्लॉयड 17 लाख है, 17 लाख लिख दिए, मल्टीप्लाई 100। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 29.41% आएगा, यही आरओसी है। व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ आरओसी टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी। जब आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी कंपनी का, उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दरअसल एक कौन सा आरओसी होता है जो अच्छा होता है। तो 15% से ऊपर होना चाहिए आरओसी। मैं मोटा मोटी वही फॉलो करता हूं और मुझे लगता है कि यही बेस्ट है। इसका 15% को फॉलो करने का कारण ये है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पैसा ग्रो करे। हमारे दिमाग में रहता है कुछ ना कुछ सर्टेन गोल की कम से कम इससे ऊपर तो करे ही, तभी तो हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेंगे, नहीं तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे। जो 15% से नीचे यदि करेगी ना, 7-8% यदि आरओसी दे रही है, 7-8% आरओसी यदि दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, कंपनी जो कैपिटल इसमें लोग लगाए हैं, शेयर होल्डर पैसा लगाए हैं ना, या ये कंपनी डेट की तरह पैसा जुटाई है, उस पैसे पर कंपनी 7-8% ही प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यदि आरओसी 7% रहता है, 8% रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्यों इस कंपनी में का शेयर खरीदें, क्योंकि 7-8% तो हमें एफडी में मिल जाता है। तो हम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमें रिवार्ड चाहिए, ज्यादा परसेंटेज चाहिए रिटर्न का। 7-8% आरओसी वाली होगी तो इसको एकदम हमें छोड़ देना है, क्योंकि उतना परसेंट हमें एफडी से मिल जाता है। यदि 10-12% दे रही है ना, तो भी छोड़ना ही होगा। 10-12% हमें म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि हमें कुछ भी करना, काम नहीं करना होता है, हम उसमें एक बार उसका यूनिट खरीद लेते हैं, वहां फंड मैनेजर बैठा हुआ है, वो हमारे काम को कर रहा है, यानी वो शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है। तो अपना पूंजी लगा है और 10-12%, 13%, 15% के नीचे रिटर्न 10-15% हमें म्यूचुअल फंड से आ रहा है। तो जहां पर आप देखिए आरओसी यदि दे रहा है 12% लिखा हुआ है, तो हम उस कंपनी का शेयर इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें 12% नहीं चाहिए। उतना परसेंट तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लगा लेंगे। और जब हम इसमें आ रहे हैं, यानी कि हम फंड मैनेजर खुद हैं और हम खुद मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा पैसा मोर देन 15% से ग्रो करना चाहिए।
उस स्थिति में हमें आरओसी जहां पर दिखे मोर देन 15%, 15% से ज्यादा, तो हमें आरओसी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज हमें छोड़ देना चाहिए। तो आरओसी लास्ट ईयर का मैं बोल रहा हूँ मोर देन 15%, लेकिन यदि आप एवरेज ले रहे हैं आरओसी 5 साल का या 10 साल का, तो 5 साल का यदि एवरेज ले रहे हैं तो यदि 12% भी है, कम से कम 10% भी है ना एवरेज, यदि पिछले 5 साल में 10% से ऊपर दे रही है ना, तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कई साल कम होता है आरओसी, कई साल कम ज्यादा होता है। तो आरओसी एक चीज है फंडामेंटल एनालिसिस में, इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ आरओसी ही है। एक पैमाना है आरओसी, तो वो यदि 10 साल का एवरेज या 7 साल का या 5 साल का मिनिमम 10% भी दे रहा है, उसके अलावा अन्य चीज जब आप से वहां पर देखेंगे वो यदि और अच्छा है, तो इस कंपनी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। आरओसी इंडिकेट करता है इफिशियंसी की, कंपनी कितना इफिशियंट है इसको प्रॉफिट जनरेट करने में जो आपने कैपिटल लगाया है। हायर आरओसी सजेस्ट करता है कि ज़्यादा इफिशियंट है कंपनी, और जो लोअर आरओसी है वो, इसका मतलब है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसका यही मतलब है इस दोनों चीज का। अब आते हैं आरओई वर्सेस आरओसी। आज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम आरओई अच्छी तरह से कल का वीडियो में देख लिए, समझ चुके हैं, आरओसी आज के वीडियो से समझ गए दोनों में क्या अंतर है। तो आरओई डज नॉट गिव ओवरऑल पिक्चर ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। आरओई पूरा पिक्चर नहीं शो करता है, दिखाता है, क्योंकि इसमें पूरा कैपिटल पर रिटर्न पता ही नहीं चलता। इसमें सिर्फ इक्विटी के द्वारा जो कंपनी जुटाई है पैसा, उसी का रिटर्न पता चलता है, तो ये पूरा पिक्चर नहीं देता। आरओई कैन बी मैनिपुलेटेड मोर डेट टू इंक्रीज आरओई। देखिए आरओई में सबसे बड़ा कंपनी क्या करती है ना, हमें एक वो जान भी रही है कंपनी की, लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो देखेंगे आरओई क्या है, आरओई परसेंटेज देख करके लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो क्या करते हैं आरओई बढ़ाने के लिए, चूंकि आरओई निकलता ही है पैट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स इक्विटी रहेगा उतना परसेंटेज आरओई का कम होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स इक्विटी से ही तो डिवाइड हो रहा है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी कम करने के लिए वो क्या करती है, डेट बढ़ा देती है, क्योंकि कैपिटल वो दो तरीके से जुटा रही है, एक शेयर होल्डर इक्विटी से जुटा रही है, दूसरा डेट से जुटा रही है। तो शेयर जब डेट बढ़ा देगी ना, तो शेयर होल्डर इक्विटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब शेयर होल्डर इक्विटी कम हो गया, तो कम से जब डिवाइड आप कीजिएगा कोई चीज को, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो आरओई ज्यादा शो करेगा, और आप कंफ्यूज हो जाए, आपको लगा यार ये तो बहुत अच्छा आरओई दे रही है, इसमें लगाते हैं, लेकिन वहां क्या की है ना, वो डेट बढ़ा चुकी है। तो इसलिए आरओई को देख करके इन्वेस्ट करना ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आरओई नहीं, आरओसी को ही आप देखें, कोशिश करें कि आप ज्यादातर आरओसी को देखकर आप इन्वेस्ट कीजिए। आरओसी ओवरऑल रिटर्न बताता है डेट और इक्विटी दोनों का। आरओसी कैन बी कंपेयर टू रिटर्न फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल एफडी, एमएफ और बॉन्ड। आरओसी को हम चूंकि एक सही पैमाना आरओसी का परसेंटेज में कोई तरह का कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो आरओसी परसेंटेज जितना दे रहा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि एफडी में कितना दे रहा है, एफडी से बेटर है तो ये ज्यादा बढ़िया दे रहा है, ये अच्छा है। और या जैसे म्यूचुअल फंड है या अदर कोई बॉन्ड है, उससे हम कंपेयर करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको यदि लगता हो कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक जरूर करें। और हाँ, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना इस चैनल को, तो मैं कहूँगा आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे डीप में जाता जा रहा हूँ, और फंडामेंटल एनालिसिस अब करीब करीब मुख्य जो दो तीन चीज हो गया, लेकिन अभी भी और बहुत सी, कम से कम 10-15 चीज बाकी है। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को, तो आज ही शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश कीजिए कि इसका फायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।